अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। उम्मीद करती हूँ कि सबको नावल पसंद आ रहा होगा। नावल की आज की एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूला करें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। नीचे कदम रखते इसे लगा कि जैसे कोई इसे देख रहा है। इसने बेख्तियार इधर उधर देखा। सालेह के लब मुस्कुरा उठे। यकीनन इसकी नज़रों की हिद्दत वो महसूस कर चुकी थी। नीले रंग के शलवार कमीज पे सफ़ेद स्वेटर पहने और सर पर गुलाबी रंग का कश्मीरी तर्ज से दुपट्टा लिए वो सहज सहज के कदम रख रही थी। एक हाथ में शीशों वाली टोकरी थी जिसमें रंग बिरंग के फूल रखे थे और दूसरे हाथ में बारीक सी छड़ी थी जिससे वो रास्ते में आने वाली घास को हटा रही थी। इसे फिर से नजरों का इर्तिकाज महसूस हुआ। सालेह हंस पड़ा। वो इसे नहीं देख सकती थी मगर सालेह मुसलसल इसे देख रहा था। नीचे पहुंचने ही वाली थी कि पांव फिसला और वो जमीन बोस हो गई। सालेह के चेहरे से मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हुई। वो छोटा पठान लड़का पेट पे हाथ रख के हंस रहा था। वो जो जमीन से फूल उठाकर टोकरी में रख रही थी हाथ रोके खफकीसी से घूरने लगी तो वो खामोश हुआ। अब वो इसे कुछ कह रहा था जिसके जवाब में वो कुछ बोली और हंसने लगी। वो बच्चा रूठ के आगे चलने लगा और वो उसके पीछे चल दी। खूबसूरत सी वादी में वो एक नीला फूल लगने लगी जिस पे बर्फ सी गिरी हो। पहाड़ों के दामन में सोई इस वादी ने झुकी इस पाकीज़ा और खूबसूरत सी लड़की को देखा। सालेह जबरान इसे देखते रह गया। मोलजान, फिरोज खान ने चारपाई पे बैठते हुए माँ को पुकारा। हाँ बोलो। वो कपड़े धो रही थी। एक बात बोलो। वो निस्बतन फासला रख के बैठा था। गुलालाई के हाथ में कपड़े धोने वाला डंडा था। बोल भी दो। वो गुस्से से बोली। वो हम शादी करना चाहता है। इसने चोर नजरों से माँ को देखते हुए कहा। क्या? गुलालाई हाथ रोक के इसे देखने लगी। तुमको कौन लड़की देगा? इसने फिक्रमंदी जाहिर की तो फिरोज खान का सारा जोश खाक में मिल गया। क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, शरीफ भी है और बहादुर भी। इसने अपनी खूबियां गुनवाई। तो बाकी बातें तो ठीक हैं मगर अभी डंडा उठाया तो तुम्हारी बहादुरी किसी डरे हुए हिरन की तरह भागेगी। गुलालाई ने इसे आईना दिखाया तो फिरोज खान का मुंह हलक तक कड़वा हो गया। और तुम काम वाम भी नहीं करता कोई, तुमसे कौन शादी करेगा? फिरोज खान वो दोबारा मसरूफ हो चुकी थी। अगर हम काम करना शुरू कर दे तो, इसने दाढ़ी में हाथ फेरते हुए कहा, तो तुम जहाँ कहेगा हम तुमको ब्याह देगा। मेरा मतलब लड़की ब्याह लाएगा। फिरोज खान के घूरने पे गुलालाई ने फिक्रा दुरुस्त किया। इन माँ बेटे में ऐसी ही दोस्ती थी। अब बात पे कायम रहे ना मोरे जान। वो बुरुचकाते हुए बोला। तुम काम शुरू करो, हम कायम ना रहा तो भाग के शादी कर लेना। गुलालाई ने खतरनाक राह दिखाई। वल्ला वल्ला मोरे जान कैसी बातें करता है, वो लड़की ऐसा नहीं है। फिरोज खान में जोश में आकर कह दिया और फिर मोरे जान ने डंडा उठा के इसके सर पर पहुंच चुकी थी। बोलो कौन है वो? जल्दी बोलो जिसने हमारा बेटे को फंसाया। गुलालाई इसके कान खींच रही थी। कोई फंसाया नहीं है, इसको तो पता भी नहीं है मोरी जान, हम सच कहता है। वो दर्द से करा रहा था। तुम नाम बोलो जल्दी, अभी इसी वक्त। गुलालाई किसी तौर पर आमादा न थी। अमल। फिरोज खान ने आखिर कह ही दिया। गुलालाई ने इसके कान छोड़े, इसे हैरत से देखा और फिर वहीं बैठ के हंसने लगी। क्या हुआ? फिरोज खान घूरते हुए बोला। वो फूल जैसा नाजुक लड़की, वो तुमसे शादी करेगा। गुलालाई के जवाब पे फिरोज खान तलमला उठा। देखो फिरोज खान, वो लोग हमको अपना लड़की नहीं देंगे। अगर फिर भी तुम इसरार करते हो तो कोई काम किया करो। इस काबिल हो जाओ कि रिश्ता ले जाने वाला शक्ल लगे तुम्हारा, फिर हम जरूर जाएगा, भले इनकार ही हो। मगर ऐसे बेरोजगार बेटे का रिश्ता हम नहीं मांग सकता। गुलालाई ने सिर एहसान से समझाया। और हाँ, खबरदार जो तुमने इस पे ये प्यार मोहब्बत वाला कोई बात किया तो। वो सर डंडा दिखाते हुए धमकाना ना भूली। तो फिरोज खान ने मुंह बनाते हुए सर हिला दिया। वो हर वक्त कमरे में बंद रहती, किसी से बात नहीं करती थी, सेहत दिन ब दिन करती चली जा रही थी। मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता। हर सताए हुए इंसान की तरह इसे भी यही लगता था कि दुनिया में बस वही गमज़दा है जिस सिर्फ इसका गम सबसे बड़ा है। हर वक्त सालेह का दिया ब्रेसलेट हाथ में थामे बैठी रहती। हाँ, मगर इसने दोबारा राब्ते की कोशिश नहीं की थी। धत्कारी गई थी। अब अपनी इज्जत नफ्स को मजीद मजरूह करवाने की हिम्मत नहीं थी। जुबान पे ताला लगा लिया था मगर ख्यालों पे कैसे लगाती?
دشمنی جان سے دور ہو گئی تھی مگر عشق تو وہیں تھا۔ عشق تو عطا ہے، اعجاب اور صالح دونوں پہ اس کا ادراک ہو چکا تھا، مگر دونوں کی منزلیں مختلف تھیں۔ وہ جندر کے قریب لگے درختوں کے درمیان گھوم رہا تھا اور ایک دم دور سے اسے آتے دیکھا تو قدم تھم گئے۔ سرخ اور سفید امتزاج کے کپڑے پہنے وہ اس ندی کے پاس سے گزر رہی تھی۔ آج اس کے ساتھ پٹھان لڑکا نہیں تھا، سر پہ سرخ رنگ کا دوپٹہ باندھ کے پیچھے گرایا ہوا تھا۔ وہ یہاں کی نہیں لگتی تھی مگر بہت خوبصورت تھی۔ اس کے لمبے بالوں کے سرے دوپٹے میں سے جھانک رہے تھے۔ ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح ٹوکری تھامے وہ بے نیازی سے چلتی جا رہی تھی۔ ایک جا رک کر اس نے ٹوکری ندی کے پاس نیچے رکھی اور اپنے نازک ہاتھ پانی میں رکھ دیے اور پھر پانی اپنے چہرے پہ بہا دیا۔ وہ سردی سے کانپ گئی تھی۔ یہاں ہر وقت ایسی ہی ٹھنڈ ہوتی تھی۔ بہت عرصہ برف کی تہوں میں یہ علاقہ چھپا رہتا تھا۔ وہ ٹوکری اٹھا کے اٹھ کھڑی ہوئی مگر ساتھ ہی رک گئی۔ صالح کو لگا جیسے اس نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا ہو۔ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کے دیکھا، وہاں کچھ درختوں کا جھنڈ سا تھا جس کے پیچھے صالح کھڑا تھا، مگر اسے نظر آنا ممکن نہ تھا۔ عمل کو لگا کہ کوئی وہاں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ دل بے اختیار دھڑکنے لگا، ہلکا سا خوف سر اٹھانے لگا۔ احمد خان، تم ہو ادھر؟ اس نے جھجکتے ہوئے آواز دی مگر صالح نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر مڑی اور جانے لگی مگر ساتھ ہی درختوں میں ہونے والی سرسراہٹ سن کے رک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایسے لگا جیسے کوئی ان درختوں سے نکل کے گھاٹی کی دوسری طرف گیا ہے۔ وہ صالح ہی تھا جو اس کی نظروں میں آنے سے پہلے وہاں سے نکلا تھا۔ عمل ٹوکری کو مضبوطی سے سامتی وہاں سے بھاگ گئی۔ سنیں؟ وہ تیزی تیزی سے چلتی جا رہی تھی جب اس آواز پہ رکی۔ فیروز خان سفید شلوار قمیض پہ واسکٹ پہنے اور سر پر ٹوپی جمائے اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اوہ، آپ یہاں کیسے؟ عمل نے فوری طور اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرنے کی کوشش کی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے چہرے پہ خوف کے واضح نشانات دیکھ چکا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں موری جان کیسی ہیں؟ عمل نے اس کا دھیان بٹانے کو پوچھ لیا اور فیروز خان اس کی زبان سے مرجان کا نام سن کر آسمان پر پہنچ گیا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، میں بس گزر ہی رہا تھا تو آپ پر نظر پڑ گیا۔ اس نے عمل کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی مگر عمل کے دیکھنے پر فوراً نظریں چرا گیا۔ عمل زیر مسکرا اٹھی۔ احمد خان بہت باتیں کرتا ہے آپ کی۔ اب وہ دونوں چل رہے تھے۔ فیروز خان ارادتاً اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ برائی ہی کرتا ہوگا، وہ ہنس کے بولا۔ نہیں، مزے کی باتیں بھی بتاتا ہے۔ عمل نے شرارت سے مسکراہٹ چھپائی۔ اچھا، وہ کیا؟ فیروز خان نے خوشی سے پوچھا۔ بہت ساری ہیں، جیسے آپ میٹرک میں چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، عمل نے کہا تو فیروز خان کا دل چاہا کہ وہ ہری پربت کی چوٹی پہ چڑھ کے اپنا سر کسی پتھر میں دے مارے۔ شرمندگی اور خفت سے اس کا خوبصورت چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ عمل کے چہرے کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھا جو بہت مشکل سے سنجیدہ چہرہ بنا اس کے آگے چل رہی تھی۔ اور یہ بھی کہ میں چلتا ہوں، موری جان نے سبزی لینے بھیجا تھا۔ عمل کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا۔ نہیں رکیں، خان بابا کے گھر تک تو چھوڑ دے مجھے، انہیں پتہ چلا کہ میں اکیلی گئی ہوں تو بہت بے عزتی ہوگی۔ وہ فیروز خان کو تنگ کرنا چاہتی تھی مگر چند لمحے ساتھ گزارنے کے خیال سے وہ کھل اٹھا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ عمل نے زمین پہ نظریں جمائے چلتے ہوئے پوچھا۔ ابھی بجلی گھر میں نوکری شروع کیا ہے۔ فیروز خان نے شکر ادا کیا کہ اس نے گل الائی کی بات مان کر وہاں جاب حاصل کر لی تھی۔ شادی کا کیا ارادہ ہے؟ گل الائی اکیلے سارے کام کرتی ہیں، کوئی ان کی مدد کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بات کر رہی تھی مگر فیروز خان کے چہرے پہ رنگ بکھرنے لگے۔ اس نے اپنے سامنے چلتی عمل کی کمر پہ بکھرے بالوں کو دیکھا۔ محبت شبنم کے تسکین امیز فوار کی طرح دل پر برسنے لگی۔ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے یہ سوال پوچھا۔ کیوں، اچھے خاصے تو ہیں آپ؟ اس نے پیچھے مڑ کے اسے دیکھ کر کہا اور پیچھے رخ موڑ لیا۔ ایک جگہ اسے رک کے وہ گلابی رنگ کے پھول توڑنے لگی۔ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ باندھ کے اسے جھکی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ پھول پر سے کھینچ کر کراہ اٹھی۔ کیا ہوا؟ وہ ایک لمحے سے پہلے اس کے پاس نیچے بیٹھا اور نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھام کے اس کی انگلی کو دیکھنے لگا۔ عمل کی گال دہکنے لگے۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور چہرے پہ سنجیدگی سختی آ گئی۔ کچھ نہیں، بس کانٹا چبھ گیا تھا۔ وہ ٹوکری تھام کے اٹھ کھڑی ہوئی تو فیروز خان اپنی حرکت پہ شرمندہ ہو گیا تھا۔
आप देखे हाथ लगाती, जख्मी कर लिया। इसने बात बदलने को कहा। जी अच्छा। वो फिर से चल पड़ी और फरोज इससे पीछे कदम उठाने लगा। बस ठीक है, मैं चली जाऊंगी, इसने देखे बगैर कहा। तो फिरोज खान इसके बराबर आकर खड़ा हो गया, टोकरी में से एक फूल निकाल कर इसके सामने किया। अमल ने सवालिया नजरों से इसे देखा। ये आपके बालों में बहुत अच्छा लगेगा। इसने किस हिम्मत से ये बात कही, बस ये वही जानता है, मगर वो कहने से खुद को बाज न रख पाया। गुलालाई की नसीहत जहन से महव हो चुकी थी। अमल इसकी बात का मतलब बखूबी समझ चुकी थी। चेहरे पे कोई हौसला अफजा तासुर नहीं था। वो फिरोज खान की आंखों में देखने से गुरेज कर रही थी, मगर इसकी नजरों की तपिश अपने हाथों पे महसूस कर सकती थी। वो कभी इसकी आंखों में नहीं देखता था। अमल जाने के लिए आगे बढ़ी तो इसके सामने आ गया। फूल की टहनी आहिस्ता से इसके हाथ में थमा दी। सच कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लगेगा, ये कहते हुए वो वापस मुड़ गया। अमल ने इसकी पुश्त को देखा। फिरोज खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। जब तुम्हारा इतना वक्त ज़ाया हो गया है, अब बेहतर है और तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। डिग्री मुकम्मल होने में अब थोड़े ही दिन हैं। हमारा अपने बड़े बेटे को खाना खिलाते हुए जाप से कह रही थी। जी आपी, मैं भी यही सोच रही थी। अक्सा और रबी आपी की शादी हो जाए फिर मैं ज्वाइन कर लूँगी। वो आहिस्ता से बोली। पागल हो, इनकी शादी में भी 1.5 महीना रहता है। जब वक्त आया तो छुट्टियां कर लेना। मसरूफ रहोगी तो बेहतर महसूस करोगी। हमारा ने इसे डांटा। जी अच्छा आपी। वो सब्जी उठाकर किचन में देने चली गई। अब वो किसी से लड़ती नहीं थी। सकीना बीबी के साथ भी कदरे बेहतर सलूक था। सबके लिए वो बेहतर हो रही थी, मगर हकीकत में वो अपना आप खोती जा रही थी। दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं जो देखने में खुशबाश, जिंदगी से भरपूर लगते हैं, मगर इनके वजूद में तोड़ फोड़ रहती है। वो हर वक्त अपने आप से हालते जंग में होते हैं। खुद से जीत के भी इनका हार इनका मुकद्दर बन जाती है। वो यूनिवर्सिटी में जाना शुरू कर चुकी थी। इसकी तमाम दोस्तें इसे देखकर हैरत ज़दा रह जाती थी। इश्क अपना रंग छोड़ रहा था। किसी से पता चला था कि सालेह यहाँ से चला गया है। कहाँ गया है ये कुछ खबर ना थी और ना ही इसने जानने की कोशिश की। जो मंजिल खुद आपसे दूर हो, इसका रास्ता पूछना खुद को अजियत में मुब्तला कर देने के मुतरादिफ है। इस दिन वो कैंटीन में बैठी थी। यहाँ बैठते ही इसे वो तमाम बातें याद आने लगी जो इसके और सालेह के दरमियान हो चुकी थी। इसके सर में शदीद दर्द होने लगा था। वो किताबें इकट्ठी करती हुई उठी और वापसी के लिए मुड़ी और किसी से टकरा गई। चकराते सर के साथ इसने नीचे झुक के किताबें उठाई और वहां से जाने लगी। इजाब, ये तुम हो? आशना सी आवाज ने इसके कदम रोक लिए। वो मुड़ी नहीं। हर किसी का इसका हैरत ज़दा चेहरा देखने की हिम्मत इसमें नहीं थी। ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? वो इसके सामने आ गया। कंधों से थोड़ा नीचे जाते बाल, बुझा हुआ चेहरा, वीरान आंखें। हाजिम की आंखों में दुख उभरा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एजाब ने इसके सवाल का जवाब देना मुनासिब ना समझा। घर वालों ने जिद करके वापस बुला लिया था 1 हफ्ता पहले। तो बस मैं पुराने दोस्तों से मिलने आया था। हाजिब ने अपना लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश की। इसके जहन के पर्दे में वो पहले दिन वाली एजाब उभरी। गहरी रोशन आंखें, मासूम चेहरा, कमर तक आते बाल, कम गो, मगर जब हंसती थी तो देखने को दिल चाहता। और ये एजाब? हजाम को अपने दिल पे बोझ सा महसूस हुआ। जी मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। वो इसका सामना नहीं करना चाहती थी। कितना बुरा इल्ज़ाम लगाया था, कितना बुरा भला कहा था। नजरें नहीं मिला पाई थी वो। और वो जो कभी इसकी इज्जत का दुश्मन हुआ करता था, इसके इश्क में ये सिलसिला कैस की गद्दी नशीन बन चुकी थी। वो इस बला से टकरा सकती थी, ना पीछा छुड़वा सकती थी। हाजिम ने अपनी जेब से एक डिबिया निकाल कर खोली और तो इसमें नाजुक सी अंगूठी जगमगा रही थी। वो जान गया था कि सालेह जा चुका है। वो एजाब का हाथ थामने आया था, मगर एजाब का गुरेज देखकर इसकी हिम्मत टूट गई थी। अमल बाजी, तुमको पता है? अहमद खान इसके सामने नीचे बैठते हुए बोला। क्या? वो खान बाबा की टोपी इधर रही थी, उधेड़ रही थी। वो जिस ऑफिसर ने अम को बचाया था जंगल में, वो खान बाबा के सराय में रहने आया है कल से। वो आंखें मटका के बोला। अच्छा तो? अमल अपने ध्यान में बोली। तो ये कि हमको वो बड़ा अच्छा लगा है, हम इसके पास काम करेगा। क्या नाम था इसका? वो सोचने लगा। सोले सोले जा बारान। याद आते ही वो जोश से बोला।
सालहे जबरान। अमल ने हाथ रोककर इसे घूर वही सूले। वो फिर से बोला सालहे। अमल ने तस्दीक की। ऐसे ही बोलते, तुम जो मर्जी बोलो। वो मुंह फुला के बैठ गया। अच्छा, बात क्या है? अमल ने इसके गाल पे प्यार से थपकी दे के पूछा। वह यहाँ आ रहा है। अहमद खान वापस शुरू हो चुका था। यहाँ क्यों? अमल को हैरत का झटका लगा। वो खान बाबा इलाके का सबसे बड़ा आदमी है, तो इसने कुछ बात करना है। इसने तफसील बताई तो अमल ने समझते हुए सर हिला दिया। शाम 5 बजे साले खान बाबा के मेहमान खाने में बैठा था। खान बाबा इसके साथ जंगल में चोरी होने वाली लकड़ी के हवाले से कुछ बात कर रहे थे। अहमद बेटा, अमल से कहो चाय ले आए। खान बाबा ने बाहर खड़े अहमद को पुकारा तो वो अमल को पैगाम देकर अंदर आया। साले एक लम्हे को ठहर गया। इसके पीछे अमल चाय की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुए और सलाम करते हुए इसने चाय के कप मेज पर रखी और वापस चली गई। साले ने सोचा भी नहीं था कि यूं अचानक वो सामने आ जाएगी। दिल का मौसम खुशगवार हो गया। नजरें बार बार अंदर खुलने वाले दरवाजे पर भटक रही थी कि शायद नजरों को एक दफा और दीदार नसीब हो जाए। सारी गुफ्तगू के दरमियान वो दोबारा नजर नहीं आई। वो खान बाबा को अलविदा कहता हुआ बाहर चला आया। सीढ़ियां उतरते हुए नीचे बैठी नजर आई। वो मुस्कुराते हुए इसके बराबर जाकर बैठ गया। अमल करंट खाकर दूर हुई। ये क्या हरकत है? वो बुखला गई थी। गुस्से से इसे घूरते हुए वो तपश में लग रही थी। साले महफूज हुआ। क्या आपके पास बैठना मना है या मैं इस काबिल नहीं? वो इसकी आंखों में झांकते हुए बोला। अमल ने बिख्तियार नजरें झुकाई। कहाँ फिरोज खान की झिझकती मासूम नजरें और कहाँ इसकी बेबाक आंखें। वो सटपटा के रह गई। आपने जवाब नहीं दिया? वो इसके चेहरे के आते जाते रंग देख रहा था। बिल्कुल मना है। इंसान में तहजीब और तमीज होनी चाहिए। आप जैसे पढ़े लिखे शख्स को ऐसी हरकत जेब नहीं देती। वो उठकर खड़ी हो चुकी थी। वो भी इसके सामने खड़ा हो गया। वो इसके करीब आया तो वो डर के पीछे हट गई। अपने दुपट्टे पे उसकी गिरफ्त मजबूत हुई। आई विश आई डाई बिफोर यू। बड़े में बहुत ही धीमे और खुमार आलूद लहजे में वो इसकी आंखों पे नजरें जुमाए बोला। ना खुदा पत्थर के मुजस्मे के सामने झुक चुका था और ये वही कलमात थे। अमल का दिल चाहा कि वो मंजर से गायब हो जाए। इस शख्स की नजरों से इसे उलझन हो रही थी। दिल में उठने वाले गुस्से के गुबार को मुश्किल से काबू करके खड़ी हुई। कोई एक ही मुलाकात में ऐसी बातें कैसे कर सकता है? इसने वहां खड़े होकर सोचा, इस बात से बेखबर कि जिन नजरों का इर्तिकाज वो महसूस करती आ रही थी वो साले जबरान की ही थी। साले की आंखों में जुनून था। अमल को इससे खौफ आने लगा। वो सामने खड़ा था। वो वहां से भाग नहीं सकती थी। साले अपना हाथ आहिस्ता से उसके पल्लू तक ले गया। हाथ पीछे रखो। वो शहादत की उंगली दिखाकर तनबीह करते हुए बोली। साले ने गौर से इसकी सुर्ख होती हुई आंखों को देखा और फिर आहिस्ता से पीछे हट गया। अमल एक भी लम्हा जाया किए बगैर वहां से चली गई। हवा में उसकी खुशबू रह गई थी। साले ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। एजाब की जिंदगी इसके कमरे तक महदूद हो गई थी। अक्सा और रबिया की शादी में एक हफ्ता रह गया था। एजाब, हम बाजार जा रहे हैं, उठो तुम भी तैयार हो जाओ। चलो शाबाश। उमर ने उसके कमरे में झांक कर कहा। भाई मैंने नहीं जाना। वो लेटते ही मुंह तक चादर तान कर बोली। जाना कैसे नहीं है? उमर अंदर आ गया था। शाबाश मेरी गुड़िया, आइसक्रीम पार्लर भी जाएंगे? वो इसे हमेशा बच्चों की तरह रखता था। हाँ। इसकी नींद में डूबी आवाज उभरी। अच्छा मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, 5 मिनट तक आ जाओ। उमर ने इस पर से चादर खींच दी। इसका बैग उठाकर कमरे से बाहर चला गया। चारों नचार अजाब को भी उठना पड़ा। ठीक 5 मिनट बाद वह धुले चेहरे के साथ उमर के बराबर बैठी थी। मेरे पास पहले ही इतने कपड़े हैं, ख्वाह ले जा रहे हैं मुझे। वो मुंह बनाती हुई बोली। तो क्या तुम हमारी शादी पे पुराने कपड़े पहनोगी? रबिया सदमे में चली गई। पुराने तो नहीं है, 6 महीने हुए होंगे बस शरोज की शादी को, इस वक्त बनवाए थे। इसने हालांकि बेटे का नाम लिया। तुम भी अजीब हो यार, अपने बहन भाई की शादी पे लड़कियों के इतने अरमान होते हैं और तुम हो कि यहाँ आपा बेगम जैसी बहस कर रही हो। मैं बता रही हूँ, अगर शादी के दौरान ये लटका हुआ चेहरा लेकर आई तो वहीं से जूते दे मारूंगी। अक्सर जज्बाती हो गई थी। अच्छा बस करो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उमर ने एजाब के फीके पड़ते चेहरे को देखकर कहा। तुम्हारे ज्यादा लाड की वजह से ये मजीद बीमार होती जा रही है। अक्सर ने उमर को आंखें दिखाई तो वो खामोश हो गया। वो मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। एक बुटीक में वो सब दाखिल हुए। वो बेध्यानी में एक हैंग की हुई शर्ट देखने लगी। दिस वन इज बेस्ट फॉर यू, कोई इसके कान के करीब आकर बोला। वो जल्दी से पीछे हटी।
पीछे कोई नहीं था। इसने इधर उधर देखा। ये वही बुटीक थी जहां वो सालेह के साथ आई थी। इसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। भाई, इसने पास खड़े उमर को पुकारा। हाँ, क्या हुआ? वो मोबाइल में बिजी था। घर चले? इसकी आवाज कांप रही थी। क्या? वो हैरान हुआ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर चले? इसका सांस भी उखड़ रहा था। जब अभी तो बहुत सी चीजें लेनी है, आज के बाद तो अम्मी ने निकलने भी नहीं देना घर से। रबिया उन्हें देखते करीब आ गई थी। तुम दोनों रुको, मैं इसे छोड़कर वापिस आता हूँ। उमर ने जब के कंधों से पकड़कर इसे सहारा दिया और बुटीक से बाहर ले आया। मुश्किल से इसे कार में बिठाया और गाड़ी जन से भगाकर ले गया। अम्मा, हिजाब को अंदर ले जाएं। वो हिजाब को बरामदे में पड़ी कुर्सी पे बिठाते हुए बोला। क्या हुआ हिजाब? स्कीना बेगम परेशानी में इसके माथे पे और गर्दन पे हाथ रखकर देखने लगी कि बुखार ना हो। मुझे लगता है कि इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। वो मोबाइल निकालने लगा। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाएं, वो इंतजार कर रही होंगी। मैं बस सोना चाहती हूँ। वो कुर्सी का सहारा लेकर उठ खड़ी हुई कमरे में चली गई। अभी रात होने में वक्त था मगर इसकी आंख लग गई। चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ इसकी खिड़की के सामने मौजूद था। एक दफा ये चांद सहर तारी कर चुका था जब हिजाब इश्क की हमरक्स हुई थी, मगर आज वहशत ही वहशत थी। इसी खिड़की के नीचे अंधेरे गोशे में वो टांगे समेटे बैठी थी। पूरे कमरे में जहाँ हर चीज चांदी में नहाई थी, इसका वजूद तारीकी में डूबा हुआ था। दोनों बाजू घुटनों के गिर्द बांधे वो सर मोड़ के दरवाजे की सिमत देख रही थी। सब छोड़ गए। बच्चों के से लहजे में इसकी आवाज गूंजी। बाबा, माँ, सालेह। वो हनोज इसी सिमत देख रही थी। मेरा गांव छिन गया, अमल छिन गई। आंख से एक आंसू गिरा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। इसने दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने फैलाए। खाली हाथ, अकेली। हिजाब समंदर में डूब रही है। वो खाली नजरों से सामने पड़ी मेज को देखने लगी। मैं क्यों जिंदा हूँ? इसने शहादत की उंगली अपनी थोड़ी के नीचे रखते हुए सोचने के अंदाज में रखा। मैं जिंदा हूँ? इसने खुद से सवाल किया। नहीं, मैं तो मर गई, मैं तो डूब गई। वो कहका लगा के हंस पड़ी। हिजाब डूब गई। वो फिर से हंसी। मर गई। वो चला गया। अंधेरे में फिर से कहका गूंजा। श्श, कोई सुन लेगा। इसने अपने होठों पे हाथ रखकर खुद को खामोश करवाया। हाँ, पागल। इसने अपने सर पर चित्र रसीद की, फिर वो आलती पालती मारकर बैठकर हाथ में पकड़ा ब्रेसलेट अपने सामने जमीन पर रखा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे भूल सकोगे? वो संजीदगी से बोली। इससे सामने वही बैठा नजर आया था। मेरा पागलपन तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। वो सालेह की नजरों में नजरें गाड़ के बोली तो इसके होंठों पे तमस्खर उड़ाती मुस्कुराहट उभरी। मैं तो भूल चुका हूँ, सालेह ने इसकी आंखों के सामने हाथ लहराकर कहा। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। वो इसकी आंखों में गुम होने लगी। ना, झूठ नहीं। वो फिर से मुस्कुराया तो हिजाब के चेहरे पे तपिश नजर आने लगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो इसके बाल नोचने को आगे हुई तो सालेह का अक्स मधम पड़ता चला गया। अमल कमरे में बंद थी। अजीब दुराहे पर आ खड़ी हुई थी। गुलालाई फिरोज खान के लिए अमल का रिश्ता मांगने आई थी। अहमद खान के भी 14 तबक रोशन हो गए थे कि इतना अचानक। अब वो अमल के रद्द अमल से डर रहा था और शायद फिरोज खान भी। गुलालाई को तो लगा था कि फौरन इनकार हो जाएगा, मगर खान बाबा ने सोचने के लिए और अमल के घर वालों से बात करने के लिए वक्त मांग लिया। गुलालाई को लगा जैसे कोई मन्नत पूरी हो गई हो। खान बाबा दरवाजा खटखटा कर अंदर दाखिल हुए तो अमल ने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया। तुम समझ तो गई होगी बेटा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। खान बाबा ने बात का आगाज किया। खान बाबा, मुझे शादी नहीं करनी। मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। वो रुख मोड़ गई। ये तो गलत बात है बेटा, बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। और ये कि पापा, आप कुछ नहीं जानते। वो इनकी बात काट के बोली। मैं सब जानता हूँ बेटी। वो शफकत से बोले। तो फिर आप मुझे शादी का ना कहें। वो बजिद थी। बेटियां माँ बाप की जिम्मेदारियां होती हैं। जब तक वो अपने घर की ना हो जाए वालिदैन चैन की नींद नहीं सो सकते। उन्होंने अमल के सर पर हाथ रखा। मैं मजीद किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती। मेरा नाम जिसके साथ जुड़ता है उसके नसीब पे काले बादल मंडाने लगते हैं। इसकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों की बातों का असर क्यों ले रही हो? वो नाराज अंदाज में बोले। बाबा, लोग सच ही कहते हैं।
اس نے سر جھکا کے آنسو پینے کی کوشش کی۔ اب یہ بات کی تو مجھے کبھی بابا مت کہنا، انہوں نے غصہ آنے لگا۔ عمل نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ فیروز اچھا لڑکا ہے، سمجھدار اور تمیزدار ہے، اور یہ رشتہ اس کی اپنی خواہش پر بھیجا گیا ہے۔ رہی بات تمہارے ماں باپ کی تو انہیں میں سمجھا لوں گا۔ تمہارے پاس ایک دن ہے، منظور ہوا تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، انکار ہوا تو آ کر بتا دینا۔ وہ زمانہ شناس تھے، جانتے تھے کہ اب وہ آگے انکار نہیں کرے گی۔ وہ چلے گی اور عمل سوچ میں ڈوب گئی۔ اگلے دن اپنے بھائی کو کہو مجھے جندر کے پاس ملے، احمد خان کو کہا۔ احمد خان کو مذاق سوجا، مگر عمل کا اسپاٹ چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ ایک جگہ بیٹھی پانی میں چھوٹے چھوٹے پتھر مار رہی تھی۔ السلام علیکم۔ فیروز خان کی آواز پر اس کے ہاتھ رکے مگر چہرہ وہیں رکھا۔ آپ نے رشتہ کیوں بھیجا؟ وہ کلاہٹ میں بے تکا سوال کر بیٹھی۔ آپ سے شادی کرنے کے لیے؟ اب وہ اس بات کا بھلا اور کیا جواب دیتا۔ عمل حفت سے سرخ پڑ گئی۔ میرا مطلب ہے آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ وہ عجیب سا برتاؤ کر رہی تھی۔ تو آپ نے انکار کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے؟ اس نے اندازہ لگایا اور ساتھ ہی دل کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ عمل نے سر پیٹ لیا۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی اور کیا بول رہی تھی؟ میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اب وہ سنبھلی۔ جی کہیے۔ وہ ہمدن گوش ہوا۔ وہ میرا 3 دفعہ رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس نے یہیں سے آغاز کر دیا۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ میرے نصیب میں تھی، اور کہیں کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے رشتہ بھیج کے اظہار محبت کیا تھا تو اقرار محبت کرتے ہوئے سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ عمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ بمشکل بولی تو چہرہ ہنوز دوسری طرف تھا مگر اس کے تاثرات محسوس کر سکتا تھا۔ پھر فیروز خان نے سوال کیا۔ 2 دفعہ ان لڑکوں کے ساتھ حادثہ ہو گیا، اور تیسری دفعہ اس لیے رشتہ نہیں ہوا کیونکہ ان تک پچھلی خبریں پہنچ چکی تھی۔ مجھے سب منحوس کہتے تھے وہاں۔ عمل نے اپنے تیز کے سر پر بم پھوڑا تھا مگر اگلے ہی لمحے زوردار کہکے کی آواز پر اس نے پلٹ کے دیکھا۔ فیروز خان بڑے سے پتھر کا سہارا لے کر دوہرا ہو رہا تھا، چہرے پر سرخی سمٹ آئی تھی۔ آپ ایسی باتوں پہ یقین کرتی ہیں؟ اس نے ہنسنے کا شغل فرمانے کے بعد عمل سے پوچھا جو غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ کیوں آپ نہیں کرتے؟ اس نے ابرو جھکا کے پوچھا۔ میں پٹھان ہوں اور ہم لوگ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، ایسا کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اور اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ میرا نام آپ کے ساتھ جڑنے پہ مجھے کوئی نقصان پہنچے گا تو میں آج آسمان، ان پہاڑیوں، ان وادیوں، ان ندیوں اور ان پرندوں اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اپنا خون معاف کیا۔ فیروز خان عمل چودھری کے سامنے کھڑا تھا اور ارد گرد موجود ہر زیر و اس بات کا گواہ بن چکا تھا۔ عمل نے حیرت زدہ نظروں سے اس مرد کو دیکھا جس کی نظروں سے لے کر اظہار محبت تک ہر چیز میں پاکیزگی تھی۔ عمل کو اپنا آپ مقدس محسوس ہونے لگا۔ وہ سامنے کھڑے شخص سے عقیدت سی ہونے لگی۔ اس نے بے اختیار اس پر سے نظریں ہٹا کے اپنی منتشر دھڑکنوں کو سنبھالا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، اپنا بازو فولڈ کیا اتنا کہ اس کا تویز نظر آنے لگا۔ عمل کی نظریں وہیں رک گئیں۔ کالا دھاگا وہاں باندھا تھا۔ یہ دھاگا تیرا نصیب جوڑے گا، شاکر محمد کے الفاظ گونجے۔ یہ میرے گھر رہ گیا تھا، یہاں اس کو میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لیجئے، باقی سب بھرپور رسم کے ساتھ ہوگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دھاگا اس کے سامنے کر دیا تو عمل نے کانپتے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ ندی سے پرے اس بڑے سے درخت کی اوٹ میں کھڑا صالح یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور زور سے درخت پر دے ماری۔ نادان ہو تم دونوں، تمہاری محبت پروان چڑھنے سے پہلے ہی تختہ دار پر چڑھا دوں گا۔ اس کی آواز میں جلال ہی جلال تھا۔ عمل، یہ نام بولتے ہی صالح جبران کے چہرے پر نرمی در آئی۔ تمہیں اپنے نام لکھ چکا ہوں، اب کسی اور کی گنجائش نہیں۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں جنون اترنے لگا۔ برف باری کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ عمل اور احمد خان سامان اٹھائے سرائی کی طرف جا رہے تھے۔ خان بابا نے موسم کی مطابقت سے کچھ چیزیں وہاں بھیجی تھی۔ بس عمل سامان کی ٹوکری زمین پر رکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ ابھی تو بہت سفر ہے۔ احمد خان نے نیچے بیٹھی عمل کو کہا، میں تھک گئی ہوں، 10 منٹ رک جاتے ہیں پھر چلیں گے۔ وہ اپنا دوپٹہ کھول کے کندھے پہ ڈالتے ہوئے بولی، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اچھا چلو، پھر ہم پانی ڈھونڈتا ہے، ادھر کوئی گھر تو ہوگا۔ وہ اپنا سامان درخت کے ساتھ رکھتے ہی ایک طرف چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس آ رہا تھا، یہ رکھ لو اپنے پاس۔
وہ ایک چاقو اس کے پاس رکھتے ہوئے بولا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ عمل نے چاقو اٹھا کر اس کا جائزہ لیا۔ کوئی جانور یا انسان نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو سیدھا اس کے کندھے یا گلے کے درمیان کھونپ دینا۔ احمد خان نے باقاعدہ عمل کے سامنے ہاتھ میں چاقو پکڑا اور وار کے انداز میں گھما کر دکھایا۔ میں ماروں گی؟ عمل نے پلکیں جھپکا کے پوچھا۔ اپنے دفاع کے لیے۔ وہ اپنی ٹوپی عمل کے سر پر رکھتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ احمد خان جا چکا تھا۔ عمل نے چاقو ایک طرف رکھ دیا۔ وہ درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اسے اپنے سامنے والے درخت کے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ عمل نے نظریں اٹھا کر ادھر دیکھا تو صالح ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے چاقو پہ اپنی گرفت مضبوط کر لی اور کھڑی ہو گئی۔ صالح چلتا ہوا عمل کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتفاق پہ اتفاق ہو رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قسمت میرا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ صالح نے نظر بھر کر عمل کو دیکھا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ مسلسل نیچے دیکھ رہی تھی۔ یہ شرم و حیا میرا امتحان بن گئی ہے، وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ تمہارے لیے ساری دنیا کو ختم کر سکتا ہوں مگر تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تراشدہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرا نام پکارو۔ اس کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم اپنے چاہنے والے کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی ہو؟ صالح نے شکوہ کیا۔ یہ غرور تم پہ ججتا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا کے بولا، ان بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھنا تو جیسے خواب ہو۔ صالح کی نظر اس کی لرزتی پلکوں پہ تھی۔ اور یہ بال؟ اس نے ہاتھ عمل کے بالوں کی طرف بڑھایا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ صالح نے ضبط کیا، وہ یہ سب کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ کبھی کسی نے مجھ سے ایسا گریز نہیں برتا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی خاموشی سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ وہ فیروز خان مجھ سے بہتر ہے؟ صالح کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے۔ بہتر؟ بہت اچھا ہے وہ۔ عمل کی آواز ابھری اور صالح کا دل چیر گئی۔ تم یہ بھول جاؤ کہ میرے علاوہ کوئی اور تمہاری زندگی میں آئے گا۔ فیروز خان سے شادی کا خیال اپنے اس معصوم ذہن سے تو نکال ہی دو۔ اس نے تپش میں آ کر عمل کا بازو پکڑ لیا تو عمل نے اگلے ہی لمحے چاقو اس کے کندھے میں دے مارا۔ نشانہ خطا گیا مگر پھر بھی زخم چھوڑ گیا۔ صالح عمل کا چاقو والا ہاتھ پکڑ چکا تھا اور وہ ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کر رہی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، گھٹیا انسان، تم میری محبت تو کیا ایک نظر کے قابل بھی نہیں ہو، وہ غرائی۔ گجری پہننے والے ہاتھوں میں ہتھیار اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کی کلائی کو تھامے آرام سے چاقو لیتا ہوا بولا۔ اب نظام وہ فراموش کر چکا تھا۔ یہ کیوں باندھا ہوا ہے؟ وہ اس کالے دھاگے کو کھولنے لگا۔ عمل اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے صالح کو زور سے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا 3-4 قدم پیچھے ہٹا۔ آج کے بعد مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ اگر تم یہ حرکت نہ کرتے تو شاید میرے دل میں تمہارے لیے تھوڑی سی عزت باقی رہ جاتی۔ وہ بپری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ صالح نے اپنے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا۔ وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتا واپس چلا گیا۔ عمل زمین پر بیٹھ گئی، آنکھیں بھرنے لگی تھی۔ اس نے اپنی کلائی سامنے کی اور دوپٹے سے رگڑنے لگی۔ آخر تھک کے وہ زور سے چلائی، کوئی اس کی آواز اس ویرانے میں گونج اٹھی۔ احمد خان بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ چاقو کہاں ہے؟ احمد خان نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ درندہ آ گیا تھا، اسے مار دیا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میری غلطی ہے، مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ شرمندگی سے بولا۔ نہیں، میرا خوف ختم ہو گیا ہے، وہ شرارت سے بولی تو احمد خان نے سر ہلاتے ہوئے اپنا سامان اٹھایا۔ عمل بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ ربیہ اور رقصہ کی شادی ہو چکی تھی۔ ایجاب نے خود کو نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب رہی۔ بہت عرصے بعد گھر میں خوشیاں اتری تھیں اور وہ ان خوشیوں کو بکھرنے سے بچانا چاہتی تھی۔ ان دونوں کے بعد اب سکینہ بی بی اور عمر کا دھیان پہلے سے کہیں زیادہ اس کی طرف ہو گیا تھا۔ عمر ہر 2-3 گھنٹے کے بعد اس کے کمرے کا چکر لگاتا اور اماں دم کر کر کے پھونکتی۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے نماز کا ارادہ کیا، وضو کیا اور نیت باندھی، مگر دھیان ہی نہیں رہا کون سی رکعت پر تھی۔ اس نے دل میں سوچا، پھر نماز دوبارہ شروع کی۔ بے دلی سے نماز پڑھ کے وہ دعا مانگے بغیر ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت دنوں کے بعد ڈائری لے کر بیٹھی تھی۔ جب ماں بابا نے مجھے چھوڑا تھا لگتا تھا وقت رک گیا ہے۔
हर चीज़ बेरंग दिखती थी। दिल चाहता था कि मैं इस एक्सीडेंट में इनके साथ होती और इनके साथ ही आखिरी सफ़र में निकल पड़ती। इतने बुरे हादसे के बाद भी इनके चेहरे सलामत थे। नूर था। कैसे और अच्छे नेक लोग थे। मुझे लगता था कि अब दुनिया में मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। किसके लिए पढ़ती, किसके लिए खुद को खुश रखती, किसके लिए खुद को संभालती। वक़्त की सुई एक जगह पर जैसे रुक गई थी और मैं वहीं ठहर गई। ना आगे बढ़ने की तमन्ना, न कुछ पाने की ख्वाहिश। फिर बहन भाइयों ने संभाला। बाबा जाकर ने अपनी शफकत की आगोश में छुपा लिया। मैं थोड़ा थोड़ा सांस लेने लगी। अम्मा से तो बात करने को जी ही नहीं चाहता था। बचपन से गांव की औरतें यही तो सुनती आई थी। कहती थी कि तेरी माँ ने तुझे धुतकार दिया था। अल्फाज सुनने की अजियत को सुनने वाला ही जान सकता है। मैं एक ऐसी लड़की जिसे सबसे पहले इसकी अपनी माँ ने धुतकारा। बाप से उनसीयत होने लगी। लगा कि बाबा नासर वापस आ गए हैं। मैं जिंदगी जीने लगी। बहन भाइयों के साथ दिल लगने लगा और एक दिन बाबा भी छोड़ गए। इस दिन मुझे लगा कि मैं दोबारा कभी सदमे की कैफियत से निकल ही नहीं सकूंगी। और इसी सदमे में अक्सा ने मुझे कह दिया कि तुम्हें क्या दुख इनके जाने का, तुम इनके साथ थोड़ी रही हो। इन लोगों ने तो बाबा की मोहब्बत हासिल कर ली, मगर मेरे पास जो थोड़ा सामान था वो भी छीन लिया। मैं इन सब से भी बदजन हो गई। फिर मेरी जिंदगी में सालह आया। शायद मैं कभी इसकी तरफ तवज्जो ना देती, अगर बज़ाहिर इसने मेरी इज्जत ना बचाई होती। मैं हर सदमे से निकल आई थी, हर गम भुलाने लगी थी। इश्क ने मुझे ज़मीन से आसमान पर बैठा दिया। मगर मैं कितनी बेवकूफ़ थी। मैं एक ऐसे शख्स के इश्क में मुब्तला हो गई जिसे मैं जानती भी नहीं थी। कौन था, कहाँ रहता था, नाम के अलावा कुछ मालूम नहीं था। काश इश्क इजाज़त लेकर दिल में दाखिल हुआ करे। जो लोग ये दुनिया छोड़ गए, मैं इनके सदमे से निकल आई, मगर जो मुझे छोड़कर कहीं खो गया, इस गम से शायद कभी ना निकल सकूं। इन खूबसूरत लम्हों में मेरा दिल चाहता था कि वक़्त ठहर जाए, मगर ये सिर्फ गम में ही लंबा क़याम करता है। खुशियों के पल जितने भी ज़्यादा हों, इनकी मुद्दत गम एक पल से भी मुख्तसर होती है। हर लम्हा कांटों पे गुजरता है, वो भूलता ही नहीं। इसके सारे गुनाह भी फरामोश किए बैठी हूँ। ये मुमकिन है कि इश्क के साथ नफरत भी डेरा जमा ले। एक ही शख्स के साथ दो मुखालिफ जज्बे मंसूब हो जाए, मगर इसे भुला देना मुमकिन नहीं रहा। जो जो इसने किया इसे याद रखना भी नहीं चाहती, देखना भी नहीं चाहती, मगर क्या करूं, फिर भी देखना चाहती हूँ। यादों से पीछा नहीं छुड़वा सकती। ये गम भी लज्जत देने लगा है। अब मुस्कुराऊं तो खुद से अजनबियत महसूस होती है। ये इश्क मेरे हवास ले उड़ा है। मेरे सारे रंग चुरा लिए हैं इसने और अपना सफ़ेद रंग मुझ पर बिखेर दिया है। एक नामहरम शख्स की यादों ने मेरी नमाज़ी लायका कर दी है। इश्क मजाजी मुझे हकीकत से क्यों दूर कर रहा है। डरती हूँ अब अनजान लोगों में वो नज़र आने लगा है। मैंने क्या बिगाड़ा था इसका। छोड़ जाता मगर मेरा एतमाद तो कायम रहता। ये सोच ही अजियत देती है कि मैंने एक ऐसे शख्स को दिल में बिठाया जो मेरी इज्जत का दुश्मन था। मगर मैं फिर भी इसे याद करती हूँ क्योंकि मैं पागल हूँ। इसने डायरी बंद की और दो आंसू इसके हाथ पर गिरे। खान बाबा, वो पठान है, हम अपनी बेटी वहाँ कैसे ब्याह सकते हैं। चौधरी साहब, खान बाबा ने फ़ोन पर बात कर रहे थे। ज़ात पात के झमेलों से कब निकलोगे रफ़ाकत चौधरी। खान बाबा गुस्से में आने लगे थे। पिछले आधे घंटे से ये बहस जारी थी। खान बाबा, हम जितनी भी कोशिश कर लें इन बातों से पीछा नहीं छुड़वा सकते। और मेरी बेटी तो नाजों में पली है। वो लड़का एक मामूली सी नौकरी करता है, वो इसे नहीं रख पाएगा। चौधरी साहब की आवाज़ उभरी। तो मैं एतराज़ किस बात पे है, लड़के की ज़ात पे या इसकी नौकरी से। खान बाबा सब्र से बोले, दोनों पे। दो बदो जवाब आया। और इन सब में तुमने अहम बात तो पूछी नहीं कि वो लड़का कैसा है, शरीफ है या नहीं, चाल चलन कैसा है। खान बाबा ने तंज किया तो चौधरी साहब खामोश हो गए। मैं जब यहाँ आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मगर आज मैं यहाँ का सरदार समझा जाता हूँ। बेटी देते हुए सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि कैसे लोगों में बेटी दे रहे हैं।
नौकरी का क्या है, वो तरक्की कर लेगा, मगर इतना अच्छा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। खान बाबा रसान से लोग बोले तो लोग बातें बनाते। चौधरी साहब बोलने ही लगे थे, खान बाबा ने इनकी बात काट दी। किन किन लोगों की बात कर रहे हो? जो तुम्हारी बेटी को मनहूस कहते हैं। और किन लोगों में रिश्ता करोगे इसका? तुम्हारे गांव में कोई से शादी करेगा? गांव छोड़ो, तुम्हारे खानदान में कोई से अपनाएगा? खान बाबा का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। चौधरी साहब इस बात पर धीमे पड़ गए। रफाकत चौधरी, तुम्हारी बेटी को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। जिंदगी इसने गुजारनी है, सब्र शुगर करने वाली बच्ची है। अल्लाह करेगा तो इनका फिरोज भी तरक्की कर लेगा। तुम जिद ना करो, घर आई रहमत को ठुकराते नहीं। खान बाबा ने आराम से समझाया। ठीक है, मैं जमान को भेज दूंगा आज या कल, वो एक दफ़ा फिरोज खान से मिल ले, फिर हाँ कर देंगे। चौधरी साहब मान चुके थे तो खान बाबा ने सुकून का सांस लिया। साथ कान लगा के खड़े हुए अहमद खान का दिल चाहा फिरोज खान के गले जा लगे और इसे ये खुशखबरी सुनाए। जमान 2 दिन बाद आया था और फिरोज खान से मिलकर इसकी तसल्ली हो गई थी, रिश्ते की हाँ कर दी गई थी। फिरोज की ख्वाहिश थी कि मंगनी के बजाय निकाह कर दिया जाए। 1 हफ्ते के बाद की तारीख तय पाई थी। अमल के दिल में खुशी के साथ साथ वसवसे भी सर उठा रहे थे, मगर वो इन सब को भूल के अपनी जिंदगी में आने वाली पहली खुशी का लुत्फ उठाना चाहती थी। फिरोज खान ने अमल के लिए गजरे भेजी थी और कहा था कि अब निकाह वाले दिन ही मिलेंगे। बेल आइकन को हिट लाजमी कर लें ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको फौरन से मिल जाया करे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।